नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 10 बजने वाले और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के पंपोर और अवंतीपुरा से आ रही है। दरअसल पंपोर में सेना ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया और इस बीच खबर यह है कि हिजबुल के ऑपरेशन चीफ रियाज नाइकू को सेना ने घेर लिया है। सेना और आतंकियों के बीच अवंतीपुरा में इस वक्त मुठभेड़ हो रही है। दोनों ओर से लगातार फायरिंग चल रही है। वहीं पुलवामा में सेना ने एक और आतंकी को भी मार गिराया है। दोनों जगहों पर ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। आसिफ स्वाब मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, सबसे पहले तो अवंतीपोरा में इस वक्त क्या स्थिति है वो जानना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर रियाज नाइकू को घेरा गया है, ऐसी खबर है। जी बिल्कुल, अवंतीपुरा में ही दो जगहों पर इस समय ये मुठभेड़ चल रही है। एक तो खियू पापोर इलाके में जो करीब रात के 1 बजे मुठभेड़ शुरू हो गई थी। उस मुठभेड़ में एक मिलिटेंट के मारे जाने की कंफर्मेशन है। ऑपरेशन अभी लगातार चल रहा है। दूसरा बेगपुरा अवंतीपुरा का जो इलाका है, यहाँ पर कल करीब 11 बजे रात से फोर्सेस द्वारा बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस खबर के बाद के इलाके में हिजबुल ऑपरेशनल चीफ रियाज नाइकू को देखा गया है। आज करीब सुबह सवेरे यहाँ मिलिटेंटों और फोर्सेस का कांटेक्ट हो गया। दोनों तरफ से फायरिंग गोलीबारी शुरू हो गई मिलिटेंटों का सुराग मिलते ही। और अब जो है सूत्रों की माने तो यहाँ रियाज नाइकू जो हिजबुल का ऑपरेशनल चीफ है वो फंसा हो सकता है अपने किसी साथी के साथ और लगातार उनके साथ मुठभेड़ चल रही है। हालांकि अभी पुलिस द्वारा केवल बताया जा रहा है कि कोई टॉप कमांडर फंसा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये हिजबुल चीफ रियाज नाइकू ही हो सकता है। जी, लेकिन आसिफ, अगर हम अभी चाहे वो अवंतीपुरा की बात करें, चाहे वो इस वक्त जो है डोडा में इससे पहले मामला सामने आया, उससे पहले हंदवाड़ा में किस तरीके से मेजर कर्नल समेत कई जवान शहीद हुए, इन दिनों देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई आतंकवादियों की। कुछ उसके पीछे रीजन बताया जा रहा है क्या? कुछ नजर आ रहा है क्या? देखिए, दो चीजें हैं जो जिसकी वजह से ये लगातार यहाँ पर ऑपरेशंस भी फोर्सेस के बढ़ रहे हैं और मिलिटेंटों द्वारा हमले भी ज्यादा हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस साल कश्मीर घाटी में मिलिटेंटों द्वारा घुसपैठ बड़े स्तर पर अभी तक की है। अगर सूत्रों का कहना सही है तो कम से कम 100 से ज्यादा 150 के करीब पाकिस्तान के मिलिटेंट कश्मीर घाटी में घुसे हैं। और इसके अलावा जो स्थानीय रिक्रूटमेंट है वो भी दक्षिणी कश्मीर में बड़े स्तर पर हुए हैं। बड़े जो काफी लोग हैं जिन्होंने नए से मिलिटेंसी ज्वाइन की है। जो पिछले साल हमने पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन अगस्त के बाद हमने देखा था कि मिलिटेंसी में एक लल सा आ गया था, एक खामोशी सी छा गई थी, खामोशी आई थी। लेकिन एक बार फिर से आतंकवादी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं घाटी में। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इन सब के बीच बात कोरोना की और लॉकडाउन 3 के बीच वायरस के जो मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या अब तकरीबन 50,000 को भी पहुंचने लगी है, क्योंकि 46,331 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 126 मौतें हुई हैं। साथ ही 2,958 केस नए सामने आए हैं। हालांकि अब तक 14,182 मरीज कोरोना की वजह से ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि तकरीबन 4,000 मामले सामने आए थे एक दिन में, और अब तकरीबन 3,000 मामले एक दिन में सामने आए हैं। और अब तक जो है 1694 तकरीबन 1700 लोगों की मौत इस जानलेवा वायरस की वजह से हो चुकी है। और अगर हम कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो 33,514 नजर आती है, क्योंकि 14,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो ठीक भी हुए हैं। अमित कुमार मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये जो लगातार अब मामले सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कह रहा है कि क्या इसी तरीके से 3,000 4,000 ऐसे ही मामले सामने आएंगे और मौतों के आंकड़ों में भी जो इजाफा दिखाई दे रहा है, क्या ये डिक्लाइन होगा या फिर अभी आगे बढ़ने की उम्मीद लग रही है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं लगातार, और कल तो बहुत ही डरावना नंबर था जब 4,000 के करीब संक्रमित लोग थे करीब 24 घंटे के भीतर में। हालांकि मौजूदा समय में अगर देखिए तो सिर्फ 33,000 लोग हैं जो एक्टिव है केस में। आप कह सकते हैं कि जो अभी फिलहाल संक्रमित हैं 14,000 से ज़्यादा लोग वापस लौट चुके हैं। लेकिन मुझे लग रहा है, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इस तरह से नंबर्स बढ़ेंगे।
अभी डिक्लाइन का समय हुआ नहीं है, नंबर्स अभी बढ़ेंगे और हो सकता है ये नंबर अभी तेजी से ही बढ़े, लेकिन धीरे धीरे इसके बाद नंबर्स घटने होंगे। लेकिन फिलहाल कोई बहुत ज्यादा राहत मिलने की ऐसे उम्मीद नहीं दिख रही है, जो एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जो राहत मिली है, जो लॉकडाउन 3 में जिस तरह से राहत के बाद लोग जिस तरह से सड़क पर आ रहे हैं, वो भी थोड़ा सा चिंता जता रहा है कि ऐसे में जब लोग जबरदस्त तरीके से घर से बाहर निकल रहे हैं, बिना काम के लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तो शराब की दुकानों में लोगों ने देखा किस तरह से भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी। तो ये भी थोड़ा डराने वाली बात है कि इस फिगर्स में इजाफा बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी जो हम पिछले 2 दिनों से स्थिति देख रहे हैं और जहां तीसरे दिन भी सुबह से ही लाइनें लगी हुई हैं, वो डराने वाली है। क्योंकि अभी तक तो वो केसेस सामने आ रहे हैं जिनके टेस्ट हुए थे। अब ये लोग अगर आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर इनमें मामले सामने आते हैं तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली के बाद अब यह खबर मिल रही है कि यूपी में भी शराब के दाम बढ़ सकते हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि यूपी में शराब पर कोरोना टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे शराब के दाम बढ़ जाएंगे, हालांकि कितना बढ़ाया जाएगा यह भी पता नहीं। आपको बता दें कि आज दोपहर मुख्यमंत्री योगी के आवास पर कैबिनेट की बैठक भी है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शराब के दामों में भी बढ़ोतरी के संकेत जो मिल रहे हैं उसको भी मंजूरी मिल सकती है। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मानस, देखिए अंदाजा लग रहा है, अब जो खबर आप दे रहे हैं कि शराब पर यूपी में भी कोरोना टैक्स लग सकता है, क्योंकि बात यही है कि राजस्व को बढ़ाने का और उसको उसकी जो कमी थी उसको पूरा करने का शायद इस वक्त यही एकमात्र सबसे बेहतर तरीका नजर आ रहा है सरकार को। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश भर में शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ी, उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक राज्य था। और आपने देखा कि 2 दिन में लगातार शराब की दुकानों पर भीड़ नजर आई। पहले दिन करीब 300 करोड़ की शराब बिक्री हुई उत्तर प्रदेश में, दूसरे दिन घट के आधी रह गई, लेकिन फिर भी 150 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। सरकार का खजाना जो लगभग खाली होने की कगार पर था, उसमें कुछ राहत मिली और इसलिए ये इस बात की चर्चा है, इस बात का प्रस्ताव भी था कि अगर यूपी में भी शराब पर टैक्स, कोरोना टैक्स अगर लगाया जाए तो सरकार को कुछ राहत मिल सकती है। क्योंकि इस वक्त सरकार का जो राजस्व है, जिससे आमदनी होती थी, वो करीब 90% तक उसमें गिरावट आ चुकी है, लेकिन खर्च जो है वो अपनी जगह बरकरार है, खर्च में कोई कमी नहीं आई है। उत्पादन की इकाइयां ठप पड़ी हुई है और आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो फुटकर, जो रिटेल बाजार है जिससे बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है, वो सभी फुटकर दुकानें बंद हैं। तो ऐसे में सरकार के पास एक बेहतर विकल्प है कि वो शराब पर अगर टैक्स लगाती है मानस, तो ये विकल्प शायद सरकार के लिए बड़ा आसान भी है। ये स्टेप लेना या फिर ये कदम उठाना शायद इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल भी ना हो, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में जब 70% तक दाम बढ़ गए तो लोग इससे नाराज नहीं हो रहे थे। कल भी बहुत ज्यादा लोगों की लाइन दिख रही थी, वो 70% ज्यादा दाम भी खरीदने को तैयार थे शराब। यहां तक कि तर्क दे रहे थे कि अभी तक हम ब्लैक में खरीद रहे थे, अब हम सीधे खरीदेंगे, सरकार को इसका फायदा होगा तो हम खरीदेंगे। तो शायद एक मेंटालिटी भी समझ में आ रही है सरकार को कि लोग शायद नाराज नहीं होंगे। जी देखिए, इस वक्त जिस तरीके का मुश्किल दौर चल रहा है, निश्चित तौर पर सरकार ये उम्मीद कर रही है कि लोग नाराज नहीं होंगे। हालांकि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश लिकर एसोसिएशन जो है इसको विरोध करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले पहले से ही शराब के दाम काफी ज्यादा थे। ऐसे में अगर दाम और बढ़ते हैं तो बार बार ये बात उठती है कि तस्करी का खतरा बढ़ता है। मुझे याद अच्छी तरीके से जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से बॉर्डर से तस्करी हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त शराब के दाम बहुत बढ़े हुए थे। लेकिन सब अखिलेश की सरकार जिस वक्त जा रही थी उस वक्त उन्होंने दामों में काफी गिरावट कर दी थी, इसलिए ताकि जो यूपी से सटे हुए बॉर्डर है वहां से सस्ती शराब तस्करी होकर के इस तरफ ना आने पाए, क्योंकि उससे राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि दामों में बहुत आसपास के राज्यों से दामों में बहुत अंतर ना हो, वरना फिर ऐसे में अगर दामों में बहुत अंतर होता है फिर तस्करी को बढ़ावा मिलता है, तो उससे भी सरकार का राजस्व का नुकसान होता है। तो सरकार इन सभी चीजों पर मंथन करेगी और मुझे लगता है कि आज जो कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंत्री बैठेंगे योगी सरकार के कैबिनेट इस बैठक पर आप नजर रखिएगा, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ और अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है। आपसे आगे भी अपडेट के लिए जुड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच पंजाब से खबर यह कि शराब बिक्री को लेकर के राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत शराब की दुकानें 7 मई को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। और यही नहीं,
दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक भी शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। इसके अलावा पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी साफ किया कि दोपहर 1 बजे के बाद खाने और राशन के सामान की भी होम डिलीवरी की जाएगी। इसको लेकर के 7 मई को पंजाब कैबिनेट की बैठक भी होनी है, जिसमें इन फैसलों पर मुहर लग सकती है, क्योंकि पंजाब की स्थिति लगातार बीते दिनों में जो बिगड़ी है उसको देखते हुए कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन राजस्व के जो घाटे हैं उसको पूरा करने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। विशाल एंग्रीश मेरे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या अगर जो अभी ये गाइडलाइन जो नजर आ रही है जिस पर मुहर लगेगी, वो पूरे अगर हमारे दर्शकों को आप समझा पाए कि पंजाब में क्या स्थिति होने वाली है? मोहर लगेगी नहीं, मोहर लग चुकी है और कल कैबिनेट में ये फैसला होना है कि कोविड-19 के तहत शराब के ऊपर सेस लगाया जाए या ना लगाया जाए, इसके ऊपर फैसला होना है। और कल रात ही मुख्यमंत्री ने ये इस फाइल को क्लियर कर दिया है और रास्ता साफ कर दिया है कि जो होम डिलीवरी की जाए और इसके साथ ही खाने पीने के सामान और राशन की भी जो होम डिलीवरी है उसको भी जी 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 इन सब के बीच कुछ और अहम बातें जो हैं, जो अहम बातें हैं उसमें यह है कि 2 लोग ही होम डिलीवरी कर पाएंगे, 2 लोगों से ज्यादा होम डिलीवरी नहीं कर पाएगा। जो अधिकारी होंगे उसके स्पष्ट दिशा निर्देश देंगे, उनका आई कार्ड बनाएगा। गाड़ी जिसमें होम डिलीवरी होनी है 2 पहिया वाहन के ऊपर होनी है, जहां 4 पहिया वाहन के ऊपर होनी है उसको भी डिपार्टमेंट ही ऑथोराइज करेगा। और वहीं पर सोशल डिस्टेंस का कितना ध्यान रखा जा सकता है, शराब के ठेकों के बाहर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, मार्किंग की जाएगी। और वहीं पर जो रेड जोन के एरिया है या कंटेनमेंट एरिया है वहां इसको लागू नहीं किया जाएगा। और चलिए, और बाकायदा शराब की होम डिलीवरी को लेकर के जो गाइडलाइंस है वो आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि 7 मई को जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल इन सब के बीच मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में शराब की बिक्री पर फिलहाल मनाही है। जी हां, मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर ने आदेश दिया है कि वाइन शॉप अभी नहीं खुलेंगी। उन्होंने ये कहा कि मुंबई में नॉन एसेंशियल यानी कि गैर जरूरी चीजों की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। बता दें कि मुंबई में सबसे ज्यादा किसी शहर में अगर पूरे देश में मामले हैं तो वो मुंबई ही है, और इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो अकेले महाराष्ट्र में 841 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं। वैसे मुंबई की अगर बात करें तो 635 नए मामले यहां पर सामने आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई अब 10,000 का आंकड़ा पार करने जा रही है। कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या अब 10,000 के करीब पहुंच चुकी है। मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि मुंबई में नॉन इसेंशियल की जो दुकानें हैं वो दुकानें सभी बंद की जाएंगी। आपको पता ही होगा 2 दिन से मुंबई में शराब की बिक्री जारी थी। हर वाइन शॉप के बाहर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती थी। एक वाइन शॉप को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब इसी प्रकार से मुंबई के सभी वाइन शॉप के बाहर आपको ताले ही नजर आएंगे। मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर ने वहां पर शराब बिक्री को पाबंदी लगा दी है, और जिस प्रकार से लोग शराब की दुकानें के बाहर भीड़ करते हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर नहीं किया जाता, धज्जियां उड़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी कारण को देखते हुए यहाँ पर रोक लगा दी गई है। अन्य जो दूसरी दुकानें हैं उनको भी वहां पर बंद रखने का आदेश दिया गया है। कल मुंबई में कई स्टेशनरी की दुकानें वहां पर शुरू थी, अब उन्हें भी बंद रखना होगा। सिर्फ इसेंशियल कमोडिटी वाली दुकानें यानी फल, दूध, सब्जी और मेडिकल स्टोर, इन्हें ही खोलने का आदेश मुंबई में रहेगा, क्योंकि मुंबई में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। धारावी में भी अभी भी मामले रुकने का नाम नहीं है। तो यही वजह है कि अब सरकार को यहाँ पर और बीएमसी को यहाँ पर सख्ती करनी पड़ रही है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 ठाणे।
इन सब के बीच स्थिति यह है कि आने वाली 17 मई तक तो लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद तकरीबन 24-25 मई को ईद का भी त्योहार पड़ने वाला है। लेकिन कोरोना संक्रमण और ईद के मद्देनजर यूपी के गाजियाबाद में धारा 144 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 100 के आंकड़े को भी दरअसल पार करके 104 पहुंच चुकी है। कल आई रिपोर्ट में 9 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई और इसमें मोहन नगर स्थित एक सोसाइटी में रहने वाली विदेशी महिला भी शामिल है, क्योंकि प्रशासन को जानकारी दिए बिना सोसाइटी में रह रही थी। विदेशी महिला के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद उसके संपर्क में आए 3 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। कुल मिलाकर के नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद में भी लगातार मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और 104 मामले सिर्फ अकेले गाजियाबाद में नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए धारा 144 को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसी बीच ईद का त्योहार भी पड़ना है और उसका ख्याल यानी कि धारा 144 के तहत उस दिन भी लोगों को रहना होगा। लेकिन यूपी में मेरठ कोरोना का एक तरह से नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जी हां, ये बड़ी खबर, क्योंकि मेरठ में अब तक 165 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 7 लोगों की कोरोना से अब तक अकेले मेरठ में ही मौत हो चुकी है। प्रशासन ने तत्काल उस सब्जी मंडी को 48 घंटे के लिए बंद करने का फैसला लिया जहां ये बीमारी फैल रही